हेलो फ्रेंड्स। आज हम श्रमिक आंदोलन और 1857 के विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम देखेंगे श्रमिक आंदोलन, है ना। तो श्रमिक आंदोलनों के अंतर्गत भारत में सबसे पहले ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों के तहत भारतीय जो व्यक्ति थे शशिपाद बनर्जी, है ना, शशिपाद बनर्जी ने श्रमिक क्लब की स्थापना 1870 में की थी। शशिपाद बनर्जी ने 1870 में श्रमिक क्लब की स्थापना की थी। साथ ही साथ इन्होंने श्रमजीवी पत्रिका का प्रकाशन भी किया था, है ना। श्रमजीवी नामक पत्रिका भी इन्होंने प्रकाशित की थी। किसने? शशिपाद बनर्जी ने, है ना। ये ब्रह्म समाजी नेता थे। कौन थे? ब्रह्म समाजी नेता थे शशिपाद बनर्जी। आगे चलकर हम 1890 के अंतर्गत देखते हैं कि बॉम्बे मिल और हेड एसोसिएशन की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? बॉम्बे मिल और हेड एसोसिएशन की स्थापना नारायण मेघाजी लोखंडे करते। कौन करते? नारायण मेघाजी लोखंडे करते। 1899 में रेलवे हड़ताल होती है, जो भारत में पहली संगठित हड़ताल मानी जाती है। कैसी मानी जाती है? संगठित हड़ताल मानी जाती है ना। रेलवे के जो मजदूर वगैरह होते हैं वो 1899 में हड़ताल करते हैं। आगे चलकर 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना होती है ना। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना होती है। इसकी स्थापना कौन करते हैं? इसकी स्थापना करते हैं महात्मा गांधी, है ना। महात्मा गांधी के द्वारा अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? एटक कहते हैं, है ना। एटक की स्थापना होती है, जिसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया जाता है ना। लाला लाजपत राय को एटक का प्रथम अध्यक्ष बनाया जाता है। 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट पारित होता है ना। जब भारत में ट्रेड यूनियन एक्ट पारित हुआ, इससे क्या होगा? ट्रेड यूनियनों के जो डिस्प्यूट वगैरह होते हैं, मतलब ट्रेड यूनियनों के विनियमन से संबंधित बातें इसमें कही गई। 1929 में श्रमिक विवाद अधिनियम आया, है ना। इस अधिनियम के तहत श्रमिक से संबंधित जो भी विवाद होते थे, किन किन के मध्य, जैसे श्रमिक और कंपनी के मध्य अगर कोई विवाद होता था, है ना, श्रमिक और कंपनी के मध्य कोई अगर विवाद होता था, तो वो विवाद इस अधिनियम के तहत सुलझाया जाता था। श्रमिक विवाद अधिनियम 1929 में आया। आगे चलकर प्रथम कारखाना आयोग लाया गया 1875 में, है ना। 1875 में लाया गया और इस कारखाना आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1881 में, है ना, 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ, है ना। प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ किसके तहत? प्रथम कारखाना आयोग 1875 की सिफारिश के आधार पर प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 को पारित किया गया। ठीक है। द्वितीय कारखाना आयोग आता है 1884 में, और इस आयोग की अनुशंसा के आधार पर 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम पारित होता है। आगे चलकर आप देखेंगे कि 1911 में भी एक कारखाना अधिनियम पारित होता है। इसमें क्या होता है? जो कारखाना एक्ट वगैरह होते थे, इसमें मजदूरों की दशा कैसी है, इन्हें कितने काम के कितने घंटे होने चाहिए, है ना। एक मजदूर, महिलाओं को कितने घंटे काम करना चाहिए, महिलाओं को रात्रि के कार्य पर प्रतिबंध लगाया, है ना। तो इन आयोगों ने ये सिफारिश करी थी, और इन सिफारिशों के आधार पर जो एक्ट पारित किए गए, उसमें श्रमिकों के विनियमन से संबंधित बातें लिखी गई थी। ठीक है। तो ये हमारा था श्रमिक आंदोलन। श्रमिक आंदोलन के बारे में और ये देखा जाए तो श्रमिकों का जो शोषण था, वो ब्रिटिश साम्राज्यवादी के तहत ब्रिटिश लोग भी कर रहे थे, और जो मतलब भारतीय पूंजीपति वर्ग या भारतीय जो व्यवसायी थे, उनके तहत भी भारतीय श्रमिकों का शोषण हो रहा था। तो भारतीय श्रमिक दो तरीके से शोषित हो रहे थे। एक तो साम्राज्यवादी मतलब औपनिवेशिक शोषण के अंतर्गत, दूसरा जो भारतीय उद्योगपतियों के तहत भी उनका शोषण हो रहा था। ठीक है। परंतु आगे चलकर जब राष्ट्रीय आंदोलन की एक लहर उठती है, तो भारतीय श्रमिक आंदोलन भी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ जाता है ना। और इसी क्रम में जो औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ बातें उठती है, तो श्रमिक भी अपनी बातें उसमें जोड़ देते हैं, है ना। तो ये पूरा श्रमिक आंदोलन से संबंधित है। इसके बारे में आप डिटेल से मेरे नोट्स डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो उसमें आपको आसानी से मिल जाएगी। अब हम पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह को अगर
एक विस्तृत रूप में देखा जाए तो इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है ना। जो ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां चल रही थी, उसमें सबसे बड़ा जो रिटेलिएशन हुआ था उन नीतियों का, वो 1857 के विद्रोह में देखा जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। तो कारण के अंतर्गत पहले हम देखेंगे राजनीतिक प्रशासनिक कारण क्या थे, आर्थिक कारण क्या था, सामाजिक सांस्कृतिक कारण क्या था, सैनिक कारण और तात्कालिक कारण, है ना, तात्कालिक कारण। प्रसार के बारे में देखेंगे। प्रसार कहाँ प्रसार मेरठ सैन्य छावनी से होता है। हम इसको कारण डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। राजनीतिक प्रशासनिक कारणों को अगर देखा जाए तो ब्रिटिश सरकार ने किया है, भारत का जो राजनीतिक ढांचा था या राजवंश वगैरह थे, उनको नष्ट कर दिया, है ना। मतलब जो राजा महाराजा होते थे, उनको नष्ट कर दिया और उनके क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत मिला लिया, है ना। तो ये अलग अलग संधियां कर रहे थे, जैसे डलहौजी की हड़प नीति, है ना, साम्राज्यवादी नीति, और उन्होंने गोद निषेध प्रथा लागू करी थी डलहौजी ने, ठीक है। और वेलेजली ने सहायक संधियां करी थी, है ना। सहायक संधि के तहत बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस लगाए थे जिससे देशी राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध हो रहे थे धीरे धीरे, एक साथ तो नहीं हुए, पर एक सभी का जो एक बिंदु आया वो 1857 पर ऐसा आया कि सभी एक साथ रिटेलिएशन में आ गए। ठीक है, राजनीतिक प्रशासनिक की नीतियां ये थी। आर्थिक कारण अगर देखें तो आर्थिक कारण के तहत सबसे पहले हम देखें, आर्थिक कारण में भू राजस्व की नीतियां देखी जाती है ना। भू राजस्व की नीतियां देखी जाती है। इन्होंने महलवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, इन नीतियों के माध्यम से भारतीयों का शोषण करना चाहा, है ना। किनका शोषण करना चाहा? किसानों को शोषण करना चाहा। तो किसानों को शोषण करना चाहा, तो इसी क्रम में 1857 के जो इग्निशन मतलब इसको बल प्राप्त हुआ। मैं बताऊंगा जब सैनिक सैनिक कारण आएगा तो किस तरह से आर्थिक कारण एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक कारण अगर हम देखें तो भारतीय समाज में इन्होंने तीव्र हस्तक्षेप किया। तीव्र हस्तक्षेप कैसे किया? जैसे जनजातियों के मामलों को अगर देखा जाए, जनजाति को मामलों को देखा जाए तो जनजातीय क्षेत्रों में इन्होंने जो जनजातियों की मान्यताएं थी, जैसे पशु बलि, है ना, पशु बलि पर इन्होंने रोक लगा दी, है ना, पशु बलि पर रोक लगा दी, ठीक है। और उनके वन अधिकारों को समाप्त कर दिया, है ना, वन अधिकारों को समाप्त कर दिया। जो सामूहिक अधिकार ये मानते थे संपदा पर, वनों पर, इन्होंने समाप्त कर दिया। और इनको क्षेत्रों पर कर लगाया, है ना, जनजाति क्षेत्रों पर कर लगाया, ठीक। तो ये सब कारण क्या हुआ? विद्रोह का कारण बना, ठीक। और भारतीय समाज में अगर देखा जाए तो सती प्रथा पर रोक लगा दी, है ना, सती प्रथा पर रोक लगाई, है ना। और बहुत सारी चीजें ऐसे करी जिससे मतलब जैसे इन्होंने क्या करा, लड़के और लड़कियों की उम्र भी निर्धारित करने लगे ये लोग। तो इसमें क्या हो गया, भारतीय समाज था, देसी समाज था, आंतरिक रूप में वो ये सोच रहा था कि ब्रिटिश लोग हमारे जो कल्चर को कहीं ना कहीं नष्ट कर रहे थे ना। तो आगे चलकर इसी का एक परिणाम आता है सभी का सामाजिक सांस्कृतिक कारण के अंतर्गत कि एक विद्रोह देखने को मिलता है। सैनिक कारण, सैनिक कारण क्या था कि जो भारतीय सैनिक थे और यूरोपीय जो सैनिक थे उनके मन में भेदभाव होता था, है ना। तो उस भेदभाव के कारण भी 1857 के विद्रोह को बढ़ावा मिला, है ना। और आर्थिक कारण से ये कैसे जुड़ जाता है? जब किसान का बालक सैनिक बनता है तो किसान और सैनिक एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, है ना, पिता पुत्र के रूप में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। आर्थिक कारण के तहत अगर देखा जाए तो किसान का शोषण हो रहा था। अब वो शोषण पिता अपने पुत्र को बता रहा है कि इस तरह से हमको मतलब लूटा जा रहा है भू राजस्व नीतियों के तहत। अब जो पुत्र सैनिक है, तो उसे ऐसा लग रहा है कि यार कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां है वो पूरे भारतीय ढांचे को प्रभावित कर रही है। तो इसी कारण में मतलब इसी चीजों को देखकर सैनिक भी भारतीय जो 1857 के विद्रोह से जुड़ जाता है, ठीक है। तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण वो होता है कि मतलब इसकी वजह से फाइनली चीजें एग्जीक्यूट हो गई। तो तात्कालिक कारण में क्या है कि चर्बी वाले कारतूस थे, है ना, चर्बी वाले कारतूस सैनिकों को खोलने के लिए खाए गए, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी, है ना। गाय की चर्बी लगी थी और इसे मुंह से काटकर मतलब कारतूस को मतलब मुंह से काटकर खोला जाता था। तो उससे क्या होता था, जो हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची, है ना, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। इसी क्रम में जो सैनिक है वो विद्रोह कर देते, मतलब विद्रोह कर देते, जैसे ह्यूशन और बक को गोली चला दी जाती है ना। बंगाल
बंगाल के क्षेत्रों में हो गए, है ना, यूपी वगैरह में हो गए, है ना, इस तरह आसपास के क्षेत्रों में जो सैनिक लोग हैं वो विद्रोह प्रारंभ कर देते हैं। इसका प्रसार देखा जाए तो विधिवत रूप से शुरुआत इसकी मेरठ सैन्य छावनी से मानी जाती है। 1857 के विद्रोह का जो विधिवत शुरुआत हुई थी वो मेरठ सैन्य छावनी से मानी जाती है। कब हुई थी? 10 मई 1857 को हुई थी, है ना। 10 मई 1857 को विद्रोह शुरू हुआ था और जो क्षेत्रीय लोग थे जैसे यूपी के लोग और आसपास के लोग, बंगाल के लोग, ये दिल्ली आ गए, है ना। भारतीय लोग दिल्ली आ गए और दिल्ली में जो बहादुर शाह जफर शासक था, है ना, वो किसका मतलब बहादुर शाह जफर, है ना, बहादुर शाह जफर मुगल शासक मुगल शासक था मुगल शासक था बहादुर शाह जफर को लोग आकर कहते कि आप हमारे राजा है ना। हम ब्रिटिश साम्राज्य को नहीं मानते क्योंकि अगर देखा जाए तो मुगल काल तब से चल रहा था, है ना, परंतु बहादुर शाह जफर एक तरीके से नाम मात्र का शासक था, है ना। इसके पास शक्तियां नहीं बची थी। जैसे आप गांव में देखते हैं, गांव में हमारे पास हमारा पटेल होता है, परंतु पटेल के पास अब वास्तविक रूप से कोई भी शक्ति नहीं बची है। वो एक स्वाभाविक रूप से पटेल है, सभी लोग उससे पटेल साहब कहते हैं, लेकिन उसको किसी तरह की आर्थिक शक्तियां प्राप्त नहीं है। उसी तरह बहादुर शाह जफर भी वंशानुगत रूप से मुगल काल का एक शासक था। तो लोगों ने उनको जाकर बोला कि आप ही हमारे शासक है, आप हमारा नेतृत्व कीजिए। परंतु बहादुर शाह जफर इतने, एक तो व्यक्तित्व भी उनका इतना मजबूत नहीं था और रणनीतिक रूप से भी वो कमजोर थे, इसलिए। और ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियां, ब्रिटिश जो साम्राज्य था वो भी काफी मजबूत था, है ना। तो इन नीतियों के फलस्वरूप बहादुर शाह जफर यहाँ पे फेल हो जाते हैं, है ना। और 1857 का जो विद्रोह है वो व्यापक हो जाता है, परंतु अंत में हम देखेंगे कि किस तरह ब्रिटिश नीतियां या ब्रिटिश की सेना इसको, मतलब भारतीय 1857 के विद्रोह को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। ठीक है, अब ये असफल क्यों हो जाता है ना। 1857 का विद्रोह असफल क्यों हो जाता है? सबसे पहले असफलता को अगर हम देखें तो ये सभी लोग जो लड़ रहे थे, जैसे झांसी की रानी हो गई, है ना, और अन्य क्षेत्रों में जो भी लड़ रहा था, ये अपने अपने निजी हितों के लिए लड़ रहे थे। राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। किसका अभाव था? राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, है ना। इस कारण से इन्होंने मतलब ब्रिटिश सरकार ने 1857 के विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त की, है ना। तकनीकी रूप से देखा जाए तो भारतीयों के पास इतनी जो देसी लोग थे, उनके पास ना तो इतनी बंदूकें वगैरह थी और न ही इतनी कोई सैन्य शक्ति मौजूद थी जो ब्रिटिश लोगों का सामना कर सके। अब परिणाम देखें तो इससे क्या होता है कि कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाता है। जब इतने विस्तृत रूप में विद्रोह होता है तो कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाता है और एक भारत परिषद का गठन किया जाता है ना। मतलब ब्रिटिश का जो गवर्नर जनरल है वो पद समाप्त कर दिया जाता है, जनरल, और उसकी जगह वाइसराय का गठन, मतलब वाइसराय का पद सृजित किया जाता है ना। वाइसराय का पद सृजित किया जाता है जो सीधे मतलब ब्रिटिश क्राउन से निर्देशित था, है ना। इसमें क्या होता है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाता है 1857 की क्रांति के बाद। मतलब 1858 में प्रत्यक्ष रूप से एक भारत सचिव के पद का सृजन किया जाता है और डायरेक्ट रूप से ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारतीय लोग आ जाते हैं ना। कंपनी का शासन यहाँ पे समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, भारत सचिव और उसकी मंत्री परिषद का गठन किया जाता है ना। भारत सचिव और उसकी मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। अब हम परिणाम, ये तो परिणाम हो, अगर परिणामों को मूल्यांकन देखें तो इससे परिणामों के मूल्यांकन में हमको सबसे पहले बात ये मिलती है कि 1857 का विद्रोह एक भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी हम देख सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि पहली बार इतने बड़े क्षेत्र में, पूरे उत्तर भारत में, दक्षिण भारत तक तो इस ज्यादा नहीं था, लेकिन पूरे उत्तर भारत में इतनी गैदरिंग हुई, इतना विद्रोह हुआ, ये एक बहुत बड़ी बात थी, है ना। इससे भारतीय एकजुट हुए, भारत ने ये एक जिसे हम कहते हैं ना राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ, इसके पहले ऐसा कहीं नहीं देखा गया था, है ना। ठीक है, भारतीय एकजुट हुए, राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। ठीक है, 1857 की क्रांति का अगर स्वरूप देखें कि कैसा स्वरूप था, तो सैनिक स्वरूप देखा जा सकता है ना, क्योंकि इन्होंने इसमें जो सैनिकों की नस्ल भेदी जो कार्य हो रहे थे
उसको उसको देखते हुए हम इसे सैनिक विद्रोह कह सकते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कह सकते हैं, है ना? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं कि इतने लार्ज स्केल पे पहली बार ब्रिटिश लोगों के खिलाफ इस तरह का विद्रोह हुआ था, तो इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी हम कह सकते हैं। इसका स्वरूप अगर देखा जाए तो पुनर्स्थापनावादी स्वरूप भी था। पुनर्स्थापनावादी स्वरूप कैसे था कि जो ब्रिटिश सरकार ने ये नीतियां, ब्रिटिश सरकार जो कार्य कर रही थी उसके खिलाफ देसी रियासत ये चाहती थी कि हमारा जो शासन वापस स्थापित हो जाए, मतलब हम वापस अपनी पुरातन चीजों में चल जाए जहाँ राजा महाराजाओं का शासन था, है ना? और इस तरह का शासन था कि वंशानुगत शासन की तरफ जाना चाहते थे, है ना? पहले जैसे मुगल काल में वंशानुगत शासन चलता था, तो वो पुनर्स्थापित करना चाहते थे, वही चीजें, है ना? तो इसे पुनर्स्थापनावादी स्वरूप कहते हैं। ठीक है, तो ये स्वरूप भी देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1857 की क्रांति को पूरी तरह से देख लिया है ना? अगले वाले वीडियो में हम अगले वाले वीडियो में हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।